नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। दिन के 12 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर। शुरुआत करते हैं टॉप हेडलाइंस के साथ। शाही मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा की जांच के लिए संभल पहुंचा न्यायिक आयोग। 3 सदस्यीय आयोग राज्यपाल को सौंपेगी अपनी जांच रिपोर्ट। तेलंगाना में पुलिस से मुठभेड़ में 7 माओवादी ढेर। बीजापुर से सटे मुलुगु जिले में हुई मुठभेड़, मौके से AK-47 समेत अन्य हथियार बरामद। आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान की कोर्ट में पेशी आज। कल दिल्ली पुलिस ने जबरन वसूली के मामले में किया था गिरफ्तार। कोलकाता समेत दुनिया भर में इस्कॉन आज बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना सभा का आयोजन। बांग्लादेश में हिंदू महिला पत्रकार मुन्नी शाह के खिलाफ कार्रवाई। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में खेलेंगे फाइनल मुकाबला। पुरुष और महिला युगल के खिताबी मैच में भी भारतीय खिलाड़ी उतरेंगे कोर्ट पर। अब खबरें विस्तार से। संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग की टीम संभल पहुंच गई है। टीम के सदस्यों ने भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वहां के हालात का जायजा लेकर वस्तुस्थिति को जाना। टीम में आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड न्यायमूर्ति देवेंद्र अरोड़ा का साथ ही यूपी के पूर्व डीजीपी AK जैन और रिटायर्ड IAS अधिकारी अमित मोहन प्रसाद सदस्य के रूप में शामिल हैं। इस दौरान मुरादाबाद के आयुक्त, संभल के DM और SP समेत पुलिस प्रशासन के तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के बदायूं में भगवान नीलकंठ महादेव बनाम जामा मस्जिद मामले में वाद की पोषणीयता यानी कि दावा सही है या नहीं को लेकर जिला न्यायालय के सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें शनिवार को जामा मस्जिद पक्ष ने बहस की और अपना पक्ष रखा। बहस पूरी न होने की वजह से अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी। जामा मस्जिद कमेटी की बहस पूरी होने के बाद हिंदू पक्ष के अधिवक्ता अपनी दलील पेश करेंगे। दरअसल अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रदेश संयोजक मुकेश पटेल द्वारा अदालत में किए गए दावे के मुताबिक शहर में स्थित जामा मस्जिद पूर्व में राजा महिपाल का किला था। यहाँ नीलकंठ महादेव का मंदिर था। मस्जिद की मौजूदा संरचना नीलकंठ महादेव के प्राचीन मंदिर को ध्वस्त करके बनाई गई है। साल 1175 में पाल वंशीय राजपूत राजा अजयपाल ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। मुगल शासक शमसुद्दीन अल्तमश ने इसे ध्वस्त करके जामा मस्जिद बना दिया। इसका नक्शा समेत सरकारी गजेटियर भी कोर्ट में पेश किया गया है। वहीं मुस्लिम पक्ष का दावा है कि जामा मस्जिद शमसी लगभग 840 साल पुरानी है। मस्जिद का निर्माण शमसुद्दीन अल्तमश ने करवाया था। यहां मंदिर का कोई अस्तित्व नहीं है। खबर तेलंगाना से आ रही है। तेलंगाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 7 माओवादियों को एक मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। यह मुठभेड़ मुलुगु जिले के एतुरागारम के जंगलों में हुई है। पुलिस ने माओवादियों के कब्जे से एक AK-47 समेत भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया है। ऐसा बताया जा रहा है कि मृत नक्सलियों की संख्या और बढ़ सकती है। जानकारी के अनुसार नक्सली किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे, लेकिन जवानों ने मुठभेड़ में उन्हें ढेर कर दिया। फिलहाल मुठभेड़ अभी जारी है। खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली पुलिस ने कल आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान को 2023 के एक फिरौती मांगने के मामले में गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस की यह कार्रवाई एक ऑडियो क्लिप के बाद सामने आई, जिसके बाद उसकी जांच की गई। वायरल वीडियो क्लिप में नरेश बालियान और गैंगस्टर अमित सांगवान के बीच व्यापारियों से फिरौती मांगने संबंधी बातें हुई थी। 2023 के इस कथित जबरन वसूली मामले में अपराध शाखा द्वारा नरेश बालियान से पूछताछ की जा रही है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने आप विधायक नरेश बालियान का एक ऑडियो क्लिप जारी किया था। इसमें गैंगस्टर और बालियान के बीच बातचीत रिकॉर्ड थी। भाजपा ने आम आदमी पार्टी को गैंगस्टर और वसूली वाली पार्टी बताया था। हालांकि आम आदमी पार्टी ने ऑडियो क्लिप को फर्जी बताते हुए कहा,
दिल्ली में बिगड़ती कानून व्यवस्था का मामला उठाने के चलते यह सब हो रहा है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा द्वारा इस मामले में आगे की पूछताछ जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागालैंड राज्य स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि नागालैंड के लोगों को उनके राज्य दिवस पर शुभकामनाएं। नागालैंड को उसकी समृद्ध संस्कृति और राज्य के लोगों के अद्भुत स्वभाव के लिए व्यापक रूप से सराहा जाता है। नागा संस्कृति अपने कर्तव्य और करुणा की भावना के लिए जानी जाती है। आने वाले समय में नागालैंड की निरंतर प्रगति के लिए प्रार्थना। सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, बीएसएफ के स्थापना दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। सीमा सुरक्षा बल हमारी महत्वपूर्ण सुरक्षा रेखा है, जो साहस, समर्पण और उत्कृष्ट सेवा का प्रतीक है। उनकी सतर्कता और वीरता हमारे राष्ट्र की सुरक्षा और शांति सुनिश्चित करने में अमूल्य योगदान देती है। बढ़ते अब अगली खबर की ओर। बांग्लादेशी अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा और शांति के लिए आज दुनिया भर के सभी इस्कॉन मंदिरों में वैश्विक प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाएगा। इस्कॉन के प्रवक्ता राधारमण दास ने इसकी घोषणा करते हुए बताया कि भारत सहित 150 से अधिक देशों में इस्कॉन केंद्रों पर प्रार्थना सभा की जाएगी। इसके तहत श्रद्धालु हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा और शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। गौरतलब है कि बांग्लादेश में हाल के दिनों में हिंदुओं पर हुए लगातार अत्याचार और हमले हो रहे हैं। इसको लेकर भारत सरकार ने भी बांग्लादेश सरकार से शांति कायम करने की अपील की है। वहीं बांग्लादेश में हिंदू संतों पर अत्याचार थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। संत चिन्मय प्रभु के बाद बांग्लादेश में एक और संत श्यामदास को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोलकाता इस्कॉन के उपाध्यक्ष राधारमण दास ने श्यामदास की गिरफ्तारी की जानकारी देते हुए इसकी पुष्टि की है। श्यामदास की गिरफ्तारी उस वक्त हुई जब वे संत चिन्मय प्रभु से मिलने के लिए गए थे। बांग्लादेश में संतों पर हो रहे अत्याचार को लेकर कोलकाता इस्कॉन के उपाध्यक्ष राधारमण ने सोशल मीडिया पर आक्रोश व्यक्त किया है। राधारमण ने श्यामदास की एक तस्वीर को साझा करते हुए लिखा कि आप लोग बताएं, क्या यह संत आतंकवादी नजर आता है? इसी क्रम में बांग्लादेश पुलिस ने प्रमुख हिंदू पत्रकार मुन्नी साहा को गिरफ्तार कर लिया है। मुन्नी साहा को ढाका शहर के कारवान बाजार से गिरफ्तार किया गया। इसके बाद उन्हें तेजगांव पुलिस स्टेशन ले जाया गया और फिर ढाका मेट्रोपॉलिटन डिटेक्टिव ब्रांच के कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया। बाद में उसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 497 के तहत एक बॉन्ड का भुगतान करने पर रिहा कर दिया गया। मुन्नी साहा को अब अदालत से जमानत लेनी होगी और पुलिस के समन का पालन करना होगा। गिरफ्तारी के घटनाक्रम की बात की जाए तो मुन्नी साहा को जनता टावर स्थित उनके मीडिया कार्यालय से बाहर निकलते ही उन्हें भीड़ ने घेर लिया था। भीड़ ने उनका रास्ता रोक लिया और मुकदमा चलाने की मांग की। इस बीच कोलकाता के मानिकतला इलाके के एक अस्पताल जेएन रे ने एक बड़ा फैसला लिया है। इस अस्पताल के अधिकारियों ने फैसला किया है कि अपने अस्पताल में अब बांग्लादेशी मरीजों का इलाज नहीं करेंगे। अस्पताल के अधिकारी ने कहा कि यह फैसला बांग्लादेश के नागरिकों द्वारा भारतीय ध्वज के प्रति अनादर के बाद लिया गया है। पिछले एक हफ्ते से हम लोग नजर बना के रखे थे बांग्लादेश के हालात के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट बांग्लादेश से आते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि कुछ दिनों से कुछ वहां पे कुछ माइनॉरिटी का प्रॉब्लम चल रहा है। उससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोगों को इंसानियत का सर्विस देना पड़ता है, मेडिकल का इलाज करते हैं हम। ये बात सिर्फ कोई कम्युनिटी तक सीमित नहीं है। यहाँ पे आ गया अभी वहां का यूनिवर्सिटी में, वहां का मेडिकल कॉलेज में, वहां का छात्रावास में, हर जगह पे हम लोग का जो नेशनल फ्लैग, हम लोग का तिरंगा वहां पे पैरों से रौंदा जा रहा है। और ये जो काम जो वहां का स्टूडेंट कर रहे हैं, वहां का बुद्धिजीवी लोग कर रहे हैं, उनका गवर्नमेंट भी इस बात को कोई एक बात बारे में कुछ बात ही नहीं करना चाहते। बांग्लादेश को भारत ने संभाला। पहले हमारा आत्मसम्मान है, पहले हमारा देश है, नेशन फर्स्ट है।
हम इससे पहले हम लोग का बिजनेस भी नहीं है, इंसानियत भी नहीं है। अगर स्वाभिमान में लगेगा तो आपको हम ट्रीटमेंट भी नहीं देंगे। भारत सरकार द्वारा आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक IIT गुवाहाटी परिसर में आयोजित किया जा रहा है। IISF का उद्देश्य अपने रचनात्मक कार्यक्रमों और गतिविधियों के माध्यम से सबके द्वारा विज्ञान का उत्सव मनाना है, ताकि भारत और विदेशों में लोगों के साथ साथ वैज्ञानिक बिरादरी को भी अवसर प्रदान किया जा सके। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2024 के 10वें संस्करण का उद्घाटन शनिवार को पूर्वोत्तर राज्य असम के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी में किया गया। 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक चलने वाले इस 4 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत कार्यरत वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की ओर से विज्ञान, प्रौद्योगिकी और विनिर्माण के क्षेत्र में इनोवेशन और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। There have been at least 6 landmark decisions, path-breaking decisions, which the world has hailed. A National Research Foundation, Anusandhan, which was formed just before the election, has been granted rupees 1 lakh crore, and we'll have more than 70% of resource from the non-government sources. Is going to be a game changer. IISF 2024 का उद्देश्य आधुनिक बुनियादी ढांचे और प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए एक समृद्ध भारत बनाना है, जिससे सभी क्षेत्रों के सभी नागरिकों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से अपनी क्षमता तक पहुंचने के अवसर मिले। यह आयोजन परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, IIT गुवाहाटी और विज्ञान भारती के सहयोग से किया जा रहा है, जो भारत के वैज्ञानिक और तकनीकी परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण आयोजन साबित होगा। The IISF is a celebration of our collective commitment to innovation, excellence, and harnessing of science and technologies as powerful engine of growth and prosperity for the nation. यही वजह है कि इसका पहला संस्करण पूर्वोत्तर में आयोजित किया जा रहा है। इसमें 8000 से अधिक प्रतिनिधियों के आने की उम्मीद है। इसके साथ ही देश भर से प्रतिदिन 10,000 अतिरिक्त आगंतुकों की मेजबानी भी की जाएगी। इसको देखते हुए महोत्सव में अत्याधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी को प्रदर्शित करने वाली इंटरैक्टिव प्रदर्शनी, प्रमुख वैज्ञानिकों और विचारकों के साथ पैनल चर्चा और युवाओं को प्रेरित करने के लिए विज्ञान प्रतियोगिताएं जैसे आयोजन किए जाएंगे। This festival has provided a unique opportunity to delve into complex scientific concepts, breaking them down into understandable and emerging engaging discussions. महोत्सव में थीम आधारित कार्यक्रमों की एक विविध श्रृंखला भी आयोजित की गई है, जिसमें चंद्रयान, चंद्रमा का संग्रहालय, विज्ञान तकनीक एक्सपो, विज्ञान प्रौद्योगिकी रक्षा अंतरिक्ष प्रदर्शनी, पूर्वोत्तर की विज्ञान यात्रा, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, वैश्विक विनिर्माण शिखर सम्मेलन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हैकाथॉन, युवा वैज्ञानिक सम्मेलन, इनोवेशन, प्रौद्योगिकी और उद्यमता से जुड़ी मिशन स्टार्टअप जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 वैश्विक सहयोग पर भी जोर देता है। अमित मुखर्जी की रिपोर्ट, DD न्यूज गुवाहाटी। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें और भी हैं, आप जुड़े रहिए DD न्यूज के साथ। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की DD न्यूज पर। खुद को पैम्पर करिए MDH बादाम रोगन के साथ, जो आपको संवारे, निखारे और नरिश करे। चमके चमके हाँ, दमके दमके, त्वचा में समाए, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद।
अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। दादू दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज विश्व एड्स दिवस है। अगर बीते एक दशक में भारत के HIV संक्रमण के नए मामलों की बात की जाए तो इसमें सालाना करीब 44% की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि इसी दौरान वैश्विक स्तर पर यह गिरावट 39% ही रही। और ये संभव हुआ है सरकार की बेहतर नीति, रणनीति और जागरूकता कार्यक्रम से। 1 दिसंबर को हर साल विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। इस साल एड्स दिवस की थीम है टेक द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट। पेश है हमारी खास रिपोर्ट। ये हैं मोना बलानी। मोना बीते 25 साल से HIV वायरस से संक्रमित हैं। HIV संक्रमण की जानकारी के बाद भी मोना घबराई नहीं और अपना इलाज कराया। नतीजा, आज मोना आम आदमी की तरह बेहतर जीवन जी रही हैं। हम जब अपना जीवन अंधेरे में जी रहे थे तभी एक रोशनी की किरण दिखी जब सरकार ने ये दवाइयाँ फ्री शुरू की, निःशुल्क शुरू की। अब वो निःशुल्क उपचार लेकर हजारों लाखों लोग अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी रहे हैं। 2017 में वायरल लोड के लिए राष्ट्रीय नीति लेकर आया। अब हमें पता चल सकता है कि हमारे शरीर में वायरस की संख्या कितनी है। मोना अकेली नहीं है, उनके जैसे लाखों लोग HIV का इलाज कराकर सरकार की ओर से मिल रही मुफ्त इलाज की सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। आई थिंक ये राइट्स पाथ लेने के लिए हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं नैको का कि उन्होंने हमारे अधिकारों के लिए बहुत काम कर रहे हैं ताकि हमारे अधिकार हम लोग ले पाएँ, चाहे वो सामान्य से जीने का अधिकार है या फिर हमारे को स्वास्थ्य का अधिकार है। आज उसी की वजह से हम लोग जो है सिर्फ ART ही नहीं और भी अगर कोई दिक्कत होती है तो हमारे को जो है आराम से हमारा इलाज होता है और जिससे हमारे को बाधा नहीं होती है। भारत सरकार का एक 1097 हेल्पलाइन है। उसके अलावा नैको ने, नेशनल एड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने अपना ऐप बनाया है। वो सारा बहुत अच्छी जानकारी वहाँ पे मिलती है, जहाँ पे आप सिर्फ HIV के बारे में नहीं, उसके साथ STIs के बारे में भी जान सकते हैं। जानकार रहे, स्वस्थ रहे। केंद्र सरकार की बेहतर नीति, रणनीति और जागरूकता कार्यक्रम का ही नतीजा है कि बीते एक दशक में देश में HIV संक्रमण के नए मामलों में सालाना करीब 44% की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि इसी दौरान वैश्विक स्तर पर यह गिरावट 39% ही रही है। बावजूद इसके किशोरों में HIV संक्रमण के मामले एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ रहे हैं। 95% HIV संक्रमित लोगों को अपना HIV स्टेटस मालूम हो, उनमें से 95% लोग दवा ले रहे हों और उनमें से 95% की बीमारी पूरी तरह से कंट्रोल में हो। इन तीनों पैरामीटर्स पर जो एडोलेसेंट्स हैं वो एडल्ट से पीछे हैं। उनको एक सही प्रकार की केयर देना हमारी जिम्मेदारी है। देश में अभी 25 लाख से अधिक लोग HIV संक्रमित हैं। साल 2023 में 68,000 से ज्यादा नए संक्रमण के मामले दर्ज हुए। HIV संक्रमण का सबसे बड़ा जरिया इंजेक्शन से लिया गया ड्रग्स है। जाहिर है जागरूकता और बचाव से ही HIV एड्स से बचा जा सकता है। नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज। और अब खबर दिल्ली की आबो हवा से जुड़ी हुई। दिल्ली की जनता लंबे समय से प्रदूषण का जंग झेल रही है। ताजा आंकड़ों के अनुसार दिल्ली के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है। सूची के अनुसार दिल्ली के 25 इलाकों में AQI 300 से ऊपर है। अलग अलग स्थानों की सूची में शादीपुर में अधिकतम AQI 369 दर्ज किया गया है। वहीं अन्य प्रमुख इलाकों में मुंडका में 363, नेहरू नगर में 347 और आनंद विहार में भी 345 AQI दर्ज किया गया है। यह शनिवार की दिल्ली के औसत AQI 346 से कहीं अधिक है। दूसरी ओर प्रदूषण पर एक और वीडियो भी जारी हुआ है, जिसमें राजधानी दिल्ली में धुंध की मोटी परत छाई हुई दिख रही है। इंडिया गेट से लेकर आनंद विहार हर जगह धुंध का प्रकोप देखा जा रहा है।
फिलहाल वायु प्रदूषण से दिल्ली वासियों को राहत मिलती नहीं दिख रही है। और अब खबर चक्रवाती तूफान फेंजल से जुड़ी हुई। दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना चक्रवाती तूफान फेंजल उत्तरी तमिलनाडु और पुडुचेरी तटों को पार कर चुका है। मौसम विभाग ने इसके चलते उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और निकटवर्ती दक्षिण आंध्र प्रदेश के लिए बारिश का रेड अलर्ट घोषित किया है। ये तूफान पश्चिम दिशा से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ा है। इस दौरान चक्रवाती तूफान की हवा की गति 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे थी, जो बीच बीच में 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। हालांकि मौसम विभाग ने इसके कमजोर पड़ने के संकेत भी दिए हैं। चेन्नई और कराईकल स्थित डॉपलर मौसम रडार से चक्रवात की लगातार निगरानी की जा रही है। प्रशासन की ओर से 2 टोल फ्री नंबर 112 यानी कि 112 और 1077 यानी कि 1077 जारी किए गए हैं। प्रभावित इलाकों में रह रहे लोग चक्रवात से जुड़ी समस्याओं के लिए इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही मोबाइल नंबर 9488981070 यानी कि 9488981070 पर व्हाट्सएप के जरिए संदेश भेजकर भी सहायता प्राप्त की जा सकती है। चक्रवाती तूफान फेंजल के कारण हुई भारी बारिश से पुडुचेरी में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। पिछले 24 घंटों में 50 सेंटीमीटर से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। शहर के अधिकांश इलाकों में जलभराव हो गया है। व्हाइट टाउन और नेहरू स्ट्रीट जैसे इलाकों में पानी घुटनों तक पहुंच चुका है। बिजली आपूर्ति पूरी तरह बाधित हो चुकी है और मोबाइल नेटवर्क पर भी असर पड़ा है। सामान्य जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुट गया है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम तेजी से जारी है। देश में वीसी फंडिंग के मामले में निवेशकों का भरोसा बढ़ने लगा है। भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम ने इस सप्ताह $145 मिलियन से अधिक की फंडिंग जुटाई है। इसमें पब्लिकली लिस्टेड गेमिंग फर्म नाजारा से SBI म्यूचुअल फंड, कैरेट लेन के संस्थापक मिथुन सचेती और आमारा कैपिटल जैसे निवेशकों के नेतृत्व में प्रेफरेंशियल शेयर जारी कर $101.3 मिलियन जुटाए हैं। वहीं MSME केंद्रित डिजिटल ऋणदाता न्यू ग्रोथ ने यूटीआई इंटरनेशनल वेल्थ क्रिएटर से 42 करोड़ रुपए लगभग $5 मिलियन तक की डेट फंडिंग जुटाई है। एक रिपोर्ट के अनुसार जनवरी-अक्टूबर 2024 के दौरान भारत में कुल 984 वेंचर कैपिटल फंडिंग हुई, जो डील वॉल्यूम में सालाना आधार पर 5.8% की बढ़ोतरी को दर्शाता है। वहीं इस दौरान वैश्विक स्तर पर घोषित कुल वीसी सौदों में भारत की हिस्सेदारी 7.1% रही। अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। सीरिया में वर्षों बाद एक बार फिर से लड़ाई छिड़ गई है। अलेप्पो शहर में विद्रोही घुस गए हैं और सीरिया के कई सैनिकों को भी मार दिया है, जिसके बाद सीरिया के अलेप्पो के बाकी हिस्सों से अपनी सेना को वापस बुला लिया और आगे की रणनीति पर काम कर रहा है। विद्रोहियों द्वारा शहर के कई हिस्सों को कब्जे में लिए जाने के बाद सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद की मुश्किलें अब काफी बढ़ गई हैं। वहीं अलेप्पो में विद्रोहियों के हावी होने के साथ ही रूस की सेना सक्रिय हो गई है। रूस ने लड़ाकू विमानों से विद्रोहियों पर हमले शुरू कर दिए हैं। ये हवाई हमले अलेप्पो और इदलिब प्रांतों में किए गए हैं, जिसमें विद्रोहियों के ठिकानों, कमांड पोस्ट, डिपो और तोपखानों को निशाना बनाया गया है। वहीं सीरिया की स्थिति को लेकर रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने अपने तुर्की समकक्ष हकन फिदान से फोन पर बात की है। दोनों पक्षों ने अलेप्पो में खतरनाक स्थिति उत्पन्न होने को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। साथ ही दोनों पक्षों ने सीरिया में हालात सामान्य करने के लिए संयुक्त कार्रवाइयों को आवश्यक बताया है। खेल की खबरों का रुख कर लेते हैं। सिंगापुर में खेली जा रही विश्व शतरंज चैंपियनशिप के छठे दौर में आज भारत के डी गुकेश और चीन के डिंग लिरेन आमने सामने होंगे। इस प्रतियोगिता में दोनों खिलाड़ियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। शनिवार को खेला गया 5वें दौर का मैच ड्रॉ रहा। इस प्रकार 14 राउंड के मैच में 5 राउंड होने के बाद दोनों खिलाड़ी बराबरी पर हैं। प्रतियोगिता का पहला मैच लिरेन ने जीता था, दूसरा दौर ड्रॉ रहा था। वहीं तीसरे दौर में गुकेश ने लिरेन को मात दी थी। वहीं चौथा और पांचवां दौर ड्रॉ रहा। भारत और ऑस्ट्रेलिया PM11 के बीच अभ्यास मैच का आज दूसरा दिन है। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया है
ताजा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया PM 11 ने 7 विकेट गंवाकर 168 रन बना लिए हैं। दोनों टीमों के बीच अभ्यास मैच का पहला दिन बारिश की भेंट चढ़ गया था। शनिवार को तेज बारिश की वजह से टॉस भी नहीं हो सका था। सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता अब अपने आखिरी पड़ाव में पहुंच चुकी है। आज टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। प्रतियोगिता के महिला एकल में आज भारत की PV सिंधु खिताबी दौर में चीन की वू लियो यू से भिड़ेंगी। सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता पुरुष एकल में भारत के लक्ष्य सेन मैदान पर उतरेंगे। लक्ष्य सेन का सामना सिंगापुर के जिया हिंग जेसन से होगा। त्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी आज सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट खिताब अपने नाम करने के इरादे से कोर्ट पर उतरेगी। फाइनल मैच में भारतीय जोड़ी का सामना चीनी जोड़ी से होगा। और अब बात वेव्स एंटरटेनमेंट की नई लहर की। देश की सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती ने OTT प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेव्स की शुरुआत की है। यह डिजिटल मीडिया और OTT दर्शकों को एक संपूर्ण एंटरटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट तो आज ही डाउनलोड करें वेव्स। QR कोड के जरिए भी वेव्स ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।